हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी पार्ट 22। आज के इस पार्ट में हम बहुत सारे इश्यूज पर चर्चा करेंगे और जो कि मेन इश्यूज हैं। इस इश्यू को मैंने द हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम और बिजनेस स्टैंडर्ड इन तीनों से कवर किया है। पहला इश्यू हमारा है मिक्स्ड रिएक्शन ऑन फार्म बिल। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्म बिल आया है, एग्रीकल्चर बिल 2020 आया है, उसको लेकर के बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ जगहों के जो फार्मर्स हैं उनका कहना है कि ये फार्म बिल उनके लिए बहुत ही गलत है। इसके आने से जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, उनका प्राइस पॉलिसी पर ग्रिप बढ़ता चला जाएगा। कीमत निर्धारण पर उनका जो है होल्ड बढ़ता चला जाएगा और जो बेचारे गरीब फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा। लेकिन कुछ फार्मर्स ग्रुप का कहना है कि ये सरकार के द्वारा अच्छा कदम उठाया गया है। ज्यादातर जो अप्रोर उठा है वो पंजाब और चंडीगढ़ के किसानों के द्वारा, पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा उठाया गया है। तो हम इस इश्यू पर चर्चा करेंगे और इसका जो मेन प्रॉब्लम है, पहले उसको देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ चीजें जैसे एपीएमसी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो ये जो 3 बिल लाए गए हैं वो 3 बिल हैं फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और तीसरा है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इनमें से सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट हो रहा है वो इस पहले बिल के कारण हो रहा है। इसेंशियल कमोडिटीज अनिवार्य वस्तुओं के जो बिल में संशोधन किया गया है उस पर कुछ ज्यादा अप्रोच नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है वो पहला द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो इसको समझने के पहले हम देखते हैं एपीएमसी क्या होता है, ई नैम क्या है और एमएसपी क्या है, क्योंकि जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली नहीं समझेंगे, आगे के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, आगे इस बात को लेके जो बहस चल रही है, समझना मुश्किल होगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या है? तो स्टूडेंट, जितने भी किसान हैं उनके द्वारा जो फसल उपजाई जाती है, जो भी उनकी उपज होती है, वो एपीएमसी के द्वारा मंडी में रेगुलेट किया जाता है। उनकी बिक्री एपीएमसी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। एपीएमसी, जैसे हमें पता है कि कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य का सब्जेक्ट है ना, हमारे स्टेट लिस्ट में आता है। तो हर राज्य का अपना एक अलग एपीएमसी है, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं मंडी। ठीक है, एक अलग मंडी है। हर जितने भी स्टेट हैं उनका एक अलग मंडी है और एक राज्य में कितनी भी मंडी हो सकती है। तो इसका गठन किया गया था एपीएमसी एक्ट 2003 के तहत। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका जो गठन है एपीएमसी एक्ट 2003 के तहत किया गया। एक्ट बनाइए तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, वैधानिक निकाय है। ये क्या है? वैधानिक निकाय है। अच्छा, अब एपीएमसी जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसमें कौन कौन होते हैं? इस कमेटी में फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो किसान हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी होते हैं। ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी इसमें आते हैं। वेयर हाउसिंग एंटिटीज, भंडारण से संबंधित लोग भी इसमें हैं। भंडारण मतलब जहां पर क्रॉप का भंडार किया जाता है, स्टोर किया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति के जो रजिस्ट्रार होते हैं, आपको पता होगा कि सहकारी समिति का जो रेगुलेशन होता है, खासकर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की हम बात करें, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स, इसकी हम बात करें तो इसका रेगुलेशन होता है चुने गए रजिस्ट्रार के द्वारा, राइट। तो उसमें ये भी सदस्य होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एपीएमसी के सदस्य ये सारे हैं और ये स्टेट का सब्जेक्ट है और हर स्टेट में एक अलग मंडी होती है, जिसे एपीएमसी एक्ट 2003 के द्वारा बनाया गया था। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, दूसरी बात है इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। एपीएमसी का कार्य क्या है, जो कि सारे मंडी का रेगुलेशन करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एग्री ट्रेडिंग, कृषि व्यापार का विनियमन, कृषि व्यापार
का विनियमन या रेगुलेशन। ठीक है, ये तो पहला इसका काम है, जो भी चीजें बिक्री हो रही हैं उनको देखना, उनको रेगुलेट करना। ठीक है, दूसरा प्रमोट पीपीपी इन एग्री मार्केट। पीपीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि जो ट्रेडिंग होती है, कृषि उपज का जो व्यापार होता है, उसमें प्राइवेट वाले जो ट्रेडर्स हैं वो भी वहां आकर के उन अनाज को खरीद सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कृषि बाजार में सम्मिलित करना। कीप आई ऑन प्राइसिंग सिस्टम, कीमत निर्धारण जो होता है, कीमत निर्धारण की जो पद्धति है उस पर ये ध्यान रखते हैं एपीएमसी। ठीक है, पेमेंट टू द फार्मर सेम डे, मंडी में जो किसानों का उपज बिकता है सेम डे उनको पेमेंट हो जाए, इसको भी कौन रेगुलेट करता है? एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो एक्चुअली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेटी है और किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। तो अभी जो 3 बिल लाए गए हैं उसमें कहा गया है कि किसान जो एपीएमसी के थ्रू अपने फसल की बिक्री करते थे, अब वो एपीएमसी के थ्रू ना कर करके मंडी के बाहर भी अपने फसल की बिक्री कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? मंडी के बाहर भी फसल की बिक्री कर सकते हैं। सिंपल सी बात कही गई जिसको आगे मैं आपको समझाऊंगी। अपने फसल की बिक्री कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको लेकर के जो चर्चा हो रही है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप समझ गए कि एपीएमसी क्या है। एपीएमसी कृषि मंडी का विनियमन करती है, रेगुलेट करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राइट। और कीमत निर्धारण पर ध्यान देती है एपीएमसी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर ट्रेडिंग को रेगुलेट करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी निर्धारित करती है और पेमेंट फार्मर को उसकी उपज का सेम डे, जिस दिन बिक्री हुई उस दिन उसकी उपज का पेमेंट मिल जाए। अब देखो एपीएमसी जो कि मंडी को कंट्रोल करती है वो ई नैम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन सारी एपीएमसी ई नैम के साथ नहीं जुड़ी हुई है। हर स्टेट की अपनी अलग मंडी होती है। तो ई नैम क्या है? ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट, ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार। मतलब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। किसान अगर राष्ट्रीय कृषि बाजार जितनी भी मंडी है उन सभी को इंटीग्रेट किया गया है, एकीकृत किया गया है और उनको ऑनलाइन किया गया है, ताकि किसानों को भी पता चल सके कि उनका जो उपज है कितने प्राइस में मार्केट में बिक रहा है। और इसके लिए एक पोर्टल भी खोला गया है जिसमें बहुत सारे किसान लॉग इन भी किए हैं और रजिस्टर भी हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है 1000 मार्केट इन 18 स्टेट और 3 यूटीज के एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो इसके साथ जुड़े हैं, ई नैम के साथ, राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ, राइट। इसमें से ये जो येलो कलर में आपको है वो जो स्टेट है ई नैम के साथ जुड़े हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट को देखो अभी पूरी तरह से नहीं जोड़ा जा सका है, जम्मू कश्मीर को भी पूरी तरीके से नहीं जोड़ा जा सका है, तो इन सभी को जोड़ने की जरूरत है। तो हम आगे बढ़े। दूसरा है स्टूडेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैं एक बार और आपको ये समझा चुकी हूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। देखो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये कोई नियम नहीं है, ये कोई लेजिस्लेशन नहीं है कि ऐसा करना ही है। सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है क्योंकि सरकार किसान के हितों की रक्षा करना चाहती है और बिचौलियों से उनकी रक्षा करना चाहती है, मिडिलमैन से उनकी रक्षा करना चाहती है, उनकी उपज की जो कीमत है उनको मिल सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 साल में 2 बार सरकार के द्वारा तय किया जाता है, नॉट स्टैट्यूटरी। ऐसा नहीं है कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एमएसपी दिया जाता है। तो एमएसपी के बारे में मैं एक बार और आप लोगों को बता चुकी हूँ स्टूडेंट, एमएसपी से रिलेटेड बातें मैं और आपको बता चुकी हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखो अभी अनाउंस सरकार ने किया, ये करंट अफेयर में आपको 2 दिन पहले बता चुकी हूँ। एमएसपी सरकार ने रबी क्रॉप का अनाउंस किया, लेकिन रबी क्रॉप का एमएसपी अनाउंस सरकार को करना था अक्टूबर नवंबर में, लेकिन सरकार ने अभी सितंबर में ही कर दिया। क्यों? ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सरकार के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा था, किसानों को लग रहा था कि भाई अब तो पूरी तरीके से जो पहला बिल आया है उसके अनुसार कि हम मंडी के बाहर भी अपना अनाज बेच सकते हैं, तो किसानों के मन में ऐसा आ रहा था कि हो सकता है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा ना करे। इसलिए भी सरकार ने समय से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी, जो कि सरकार को अक्टूबर नवंबर में करना था।
और ये जरूरी, मैंने आपको बताया नॉट स्टैट्यूटरी, लेकिन सरकार के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सजेशन है, कितना समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए, ये CSCP के द्वारा दिया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। CSCP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना है। इसकी अनुशंसा 65 में की गई थी। चेयरमैन है श्री विजयपाल शर्मा जी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कमिटी, अब देखो, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जो 1947 में बना था, जिसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। और इनके द्वारा एक कमेटी भी बिठाई गई थी कि कितना MSP कितना दिया जाना है। तो श्री स्वामीनाथन कमेटी ने सजेस्ट किया था कि जो भी लागत है उसका 50% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, APMC क्या है, उसका काम क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट, एनालिसिस करेंगे, भाई आखिर किस बात को लेकर के इतनी चर्चा हो रही है। जो 3 बिल आया है, फार्म बिल जो 3 आया है, उसके ऊपर इतनी चर्चा क्यों? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू है। ट्रस्ट इश्यू, मैं सिंपल इसको कहूंगी ट्रस्ट इश्यू। फार्मर्स को लग रहा है कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी या नहीं देगी। फार्मर ये सोच रहा है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है, सरकार ने क्या कह दिया है कि आप APMC से अलग भी अपने अपने खाद्यान्न की बिक्री कर सकते हो। APMC से बाहर भी आप अपने खाद्यान्न की बिक्री कर सकते हो। तो इन लोगों का थोड़ा सा इन लोगों में जो किसान है उनमें हो गया कि हमें MSP मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो सबसे ज्यादा अप्रोर हुआ है स्टूडेंट, वो हुआ है पंजाब में और हरियाणा में, ठीक है। इन दोनों जगहों में बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। इनको लग रहा है कि सरकार के द्वारा जो प्रॉमिस था MSP का, वो अनफुलफिल्ड रह गया है। और इनका कहना है कि फार्मर को जो है बिल्कुल प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथों में छोड़ दिया गया है। फार्मर्स को बिल्कुल प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथों में छोड़ दिया गया है। तो इसका हम नेगेटिव पार्ट देखें, फार्मर्स के अनुसार अगर ट्रेडर जो है डायरेक्ट किसानों से उनकी फसल को प्रोक्योर करने लगे, तो APMC जो रेगुलेट कर रहा था, जो कीमत पर नजर रख रहा था, उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है किसानों के द्वारा कि भाई APMC का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये किसानों का पक्ष है, नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और इनका कहना है कि जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट हैं, उनका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चेक ऑन प्राइस विल नॉट बी देयर। चेक ऑन प्राइस विल नॉट बी देयर, ये किसानों का कहना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, ये अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 2020 में। सरकार के द्वारा क्या कहना है? सरकार के द्वारा कहना है कि हमने जो फार्म बिल अनाउंस किया है, ये इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इनको इनके जो प्रोड्यूस है, इनका जो उत्पाद है, उसका बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर ये APMC के बाहर बेच रहे हैं, तो इसके बारे में अप्रैल 2020 में हमने देखा था, उस वक्त गार्लिक की क्रॉप आई थी अप्रैल 2020 में, लॉकडाउन के बाद। गार्लिक या लहसुन का फ्रेश हार्वेस्ट हुआ था, लहसुन की पैदावार हुई थी, और इसकी बहुत ही बढ़ी हुई कीमत इन्हें मिली थी। इनकी बहुत ही बढ़ी हुई कीमत, क्योंकि डिमांड उस समय बहुत ज्यादा हो रहा था, लॉकडाउन जस्ट खुला ही था, ठीक है। तो सरकार का कहना है कि भाई अगर हम ये कदम उठाएंगे, हम इनके हित को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अब हम इसकी तरफ से देखें, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका फायदा कितने किसानों को मिलता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा मात्र 6% किसानों को मिलता है, जो कि बड़े किसान हैं, लार्ज फार्मर।
आप इसके आंकड़े कहीं भी पढ़ लीजिएगा, 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिल पाता है। बाकी के जो किसान हैं, जो मंझौले किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें ये जो छोटे किसान हैं या जो मध्यम वर्ग किसान हैं, इनके द्वारा ये प्रोटेस्ट नहीं के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से ये काम कर रहे हैं। अब देखो, एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें दो बातें हैं। एक तो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना और दूसरा है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब इस समर्थन मूल्य पे उनसे अनाज खरीदना। सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अगर इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार के द्वारा खरीद कर ली जाएगी, तब बात होती है कि चलो न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके लिए लाभकारी हुआ। लेकिन गवर्नमेंट विल नॉट स्टॉप प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट ने इस बात का, सरकार के द्वारा इस बात की गारंटी इन लोगों को दी गई है, इस बात के लिए कहा गया है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने एक बात कही कि आप मंडी के बाहर अपने अनाज को बेच सकते हैं। दूसरे ही साथ सरकार के द्वारा कहा गया कि आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी दिया जाएगा और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपके अनाज की खरीद भी होगी। गवर्नमेंट विल नॉट स्टॉप प्रोक्योरमेंट, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट क्यों करेगी? क्योंकि भारत में प्राइवेट मंडी का सिस्टम जो है, प्राइवेट मंडी का जो स्ट्रक्चर कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, ये इतना विकसित नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा किसानों को तुरंत प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि प्राइवेट मंडी का कॉन्सेप्ट निजी जितने भी व्यापारी हैं उनके द्वारा भी ऐसी कोई मंडी स्थापित ही नहीं की गई है। उनके द्वारा डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट जरूर किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा था वो भी दिया जाएगा और उस समर्थन मूल्य पे सरकार उनसे वो वस्तुएं खरीदेगी भी। और इसीलिए सरकार ने बहुत ही जल्दी अभी सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है ना, जो कि अक्टूबर-नवंबर में दिया जाना चाहिए था रबी क्रॉप का, लेकिन सरकार ने सितंबर में ही अनाउंस कर दिया, ताकि जो ट्रस्ट इश्यू है, सरकार पे जो विश्वास कम हो रहा है, वो ट्रस्ट इश्यू उन लोगों में ना रहे। यही छोटी सी बात है स्टूडेंट, समझने वाली बात है। जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के किसान परेशान है, इसका जो फायदा है मात्र 6% बड़े किसानों को ही मिल पाता है। जो छोटे सीमांत किसान है या मध्यम वर्गीय किसान है, वो इसका फायदा भी इतना नहीं उठा पाते। तो सरकार के द्वारा ये गारंटी दी जा चुकी है और एमएसपी की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई। दूसरा जो न्यूज है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एंड पुअर फर्म्स इंडियाज रेटिंग। देखो, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 10 या 11 में बताया है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, उनके द्वारा इंडिया की ट्रेड रेटिंग को कम किया गया था। लेकिन अभी आज का जो न्यूज है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा इंडिया की जो रेटिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, BBB की रेटिंग दे दी गई है, राइट। अब हम इसमें ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा जो बी रेटिंग दी गई है उसका क्या मतलब है। इन्होंने स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा कहा गया है कि इंडिया लुक्स स्टेबल, है ना। कुछ दिनों पहले बहुत ही हौच पौच का माहौल चल रहा था, इंडिया में भाई मंदी आने वाली है, क्या होने वाला है, लेकिन स्टैंडर्ड एंड पुअर और जितनी भी क्रेडिट रेटिंग करने वाली कंपनीज हैं उन्होंने हमारी रेटिंग भी गिराई थी। लेकिन अभी धीरे धीरे कर करके ये जो कंपनीज है इनका कहना है इंडिया लुक्स स्टेबल, ठीक है। इंडिया में जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं इसके कारण इंडिया लुक्स स्टेबल, तो इन्होंने उनको BBB रेटिंग दे दी है, राइट। मूडीज के द्वारा भी रेटिंग जो है Baa2 से Baa3 की गई है। फिच के द्वारा भी रेटिंग स्टेबल टू नेगेटिव, फिच ने तो अपना हमें नेगेटिव रेटिंग दिया है। तो अभी देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है वो है क्या, इसकी स्थापना 1860 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये उद्योग वित्तीय सेवा से संबंधित इंडस्ट्री की क्रेडिट रेटिंग करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज की क्रेडिट रेटिंग इसके द्वारा की जाती है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है स्टूडेंट? कोई कंट्री या कोई उद्योग कितना विश्वसनीय है, उसको लोन दिया जा सकता है या नहीं, वहां जाके व्यापार किया जा सकता है या नहीं। तो इन कंपनीज के द्वारा अगर क्रेडिट रेटिंग की जाती है तो उसका महत्व होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर भी उसमें से एक है, जो कि न्यूयॉर्क की कंपनी है। ये डिवीजन है किसकी? मैग्रो हिल कंपनी की।
ये वित्तीय बाजार की खुफिया जानकारी पेश करती है कि भाई कौन सा वित्तीय बाजार, किस देश का वित्तीय बाजार कितना सही है, कितना ट्रस्टवर्दी है, और इसमें 1400 से भी अधिक क्रेडिट का विश्लेषण करने वाले सदस्य हैं। निवेश का दर्जा अगर इनके द्वारा ट्रिपल ए दिया जाता है, मतलब वो कंट्री या वो कंपनी अधिक गुणवत्ता वाली है, उसको उधार दे सकते हैं, विश्वसनीय है, उधार वापस हो जाएगा। ठीक है। डबल ए का मतलब है कि कंपनी क्रेडिट वर्दी है, इसको आप उधार दे सकते हैं, इस देश को आप उधार दे सकते हैं, लेकिन कुछ जोखिम इसमें शामिल है। ट्रिपल बी, ये दर्जा अभी इनके द्वारा भारत को दिया गया है। तो ट्रिपल बी का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल बी का मतलब हुआ मध्यम वर्ग के उधारकर्ता, ठीक है, जो इस समय सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, मतलब उनके यहाँ रिफॉर्म चल रहा है, उनके यहाँ जाकर के आप निवेश कर सकते हो, संतोषजनक है, डूबने वाली कंट्री नहीं है, वहां आप उधार भी दे सकते हो, वहां आप निवेश भी कर सकते हो। ठीक है, जो अत्यंत उच्च ब्याज वाले बॉन्ड के रूप में भी विख्यात है। डबल बी अगर दिया जाता है तो इसमें प्रभावित होने की संभावना होती है, और सिंगल बी दिया जाता है तो वित्तीय स्थिति जो होती है काफी अलग होती है। ट्रिपल सी अगर दे दिया जाए तो इसको कहते हैं कि भाई वहां की जो इकोनॉमी है काफी कमजोर है, आर्थिक परिस्थितियों पर बुरी तरीके से निर्भर है। डबल सी मतलब बहुत ही संवेदनशील है, कभी भी इकोनॉमी डूब सकती है। अगर सिंगल सी मिला है तो अत्यधिक असुरक्षित है, और सी आई दे दिया गया है मतलब इन पर पिछले ब्याज का बकाया भी है। तो स्टूडेंट, हमारी क्रेडिट रेटिंग सेटिस्फैक्ट्री दे दी गई है स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा, और धीरे धीरे इकोनॉमी अपनी स्टेबल हो रही है। ये दो इश्यूज मैंने आपको बताए, काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और इसको लेकर काफी अप्रोर हो रहा है। फार्म बिल को लेकर के तो जो पहला जो फार्म बिल है उसको लेकर के ज्यादा अप्रोर हो रहा है, और क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया। और एमएसपी को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, जिसका फायदा ज्यादातर बड़े किसानों को होता है, इसलिए पंजाब और हमारा जो एक और स्टेट है हरियाणा, इस पे ज्यादा ही अप्रोर हो रहा है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेरे द्वारा बहुत सारी क्लासेस ली जाएंगी, और मेरे द्वारा यूजीसी नेट के लिए क्लासेस ली जा रही हैं स्टूडेंट 2021 के लिए। अगर आपको एनरोल करना है तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए भी अगर आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए भी दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।